अजब सियासी नजारा है। एक तरफ संजय सिंह, राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की तस्वीर लगाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज कांग्रेस को कोस रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ वही आम आदमी पार्टी संसद में कांग्रेस के पीछे पीछे डोल रही है। दिल्ली में पहली बारिश ने जब आम आदमी पार्टी की प्रशासनिक क्षमता की कलई खोल दी, तो ये सब साबित हो गया कि मौजूदा दिल्ली सरकार बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। बारिश का पानी आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं के घर तक में घुसा। रामगोपाल यादव से लेकर शशि थरूर सभी ने अपनी कहानी बताई। आखिरकार दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना को मोर्चा संभालना ही पड़ा। तब हालात कुछ काबू में आए। दिल्ली में भारी जल जमाव को लेकर बीजेपी तो पहले से ही हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी खुलकर सामने आकर विरोध शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ रही। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस तो पिछले 2 चुनावों से अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राजधानी में हुए जल जमाव पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि ये संकट के समय फरार हो गई। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को जवाब दिया। भारद्वाज ने कहा कि देश में विपक्षी दल संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच विभाजन अच्छा नहीं है। विभिन्न राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव खुद चुनाव हार रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हम स्थानीय स्तर पर अनावश्यक बहस में न पड़ें। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई प्रमुख जगहों पर जल जमाव देखने को मिला। इसे लेकर बीजेपी भी हमला बोल रही है। असल में आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस भी उस पर हमला करे। यही वजह है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तब संयम बरतने को कहा था जब दिल्ली के जल संकट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की थी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार को मानसून के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां आज जल भराव न हुआ हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, पार्क हो या रिहायशी इलाके। पहली बार दिल्ली थम गई। हम नियमित रूप से चिट्ठी लिखकर सरकार को मानसून के बारे में सचेत करते रहे हैं, लेकिन संकट के समय दिल्ली सरकार भाग जाती है, जैसा आज देखा गया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी, लेकिन उसने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को सीएम केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड दी थी, जो आज खत्म हो गई। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। केजरीवाल की पेशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हुई और इस दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम न्यायिक हिरासत की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने 5 मिनट तक दलीलें पेश करने का अनुरोध अदालत से किया। अदालत ने कहा कि आप 1 या 2 दिन बाद संबंधित अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायिक हिरासत का विरोध नहीं कर सकते। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष को 5 मिनट सुनने पर सहमति दी। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा केस डायरी में जो कुछ भी है वो अदालत के पास होना चाहिए। अदालत ने कहा हालांकि ये देखना अदालत का दायित्व है कि जांच अधिकारी ने मामले की जांच के दौरान क्या कदम उठाए। ये अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। सभी के सामने जांच का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अदालत रिमांड की आवश्यकता पर खुद को संतुष्ट करेगी। अदालत ने कहा कि पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत के पास न्यायिक हिरासत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। अदालत ने कहा कि न्यायाधीश के पास न्यायिक हिरासत के जांच अधिकारी के आवेदन को खारिज करने का कोई प्रावधान नहीं है। बचाव पक्ष ने 2 आग्रह अदालत से किए। पहला, सीबीआई की केस डायरी समेत सभी सामग्री तुरंत रिकॉर्ड पर ली जाए। दूसरा, जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि इस पर वो विचार करेंगे। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिससे अगस्त 2022 से जांच चल रही है और ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले। सीबीआई से उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इस पर जज ने सवाल किया कि आप ये अर्जी क्यों दाखिल करना चाहते हैं।
अगर आपको जमानत चाहिए तो आप संबंधित कोर्ट के सामने जमानत अर्जी लगाएं। इस पर जज ने कहा कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास CRPC के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान जज ने कहा कि ये देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन ये अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है। वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि CBI को रिकॉर्ड में ये बताना चाहिए कि 1 जून के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या मटेरियल था। जज ने कहा कि जो भी मिला हो उसे आरोपी व्यक्तियों को नहीं बताया जा सकता। जांच के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा सकती। फिर केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है। तब CBI ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि CBI एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान देती है, अगर वो उनका पालन न भी कर पाए तो आपको जमानत मांगने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दी जा सकती। राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करना ममता बनर्जी को भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और TMC के नेताओं ने अनाप शनाप आरोपों से नाराज होकर राज्यपाल CV आनंद बोस ने सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और ममता बनर्जी सहित उन तमाम नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। देश के इतिहास में शायद यही घटना पहली बार है जब राज्यपाल ने CM के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हो। CV आनंद बोस ने इससे पहले ममता बनर्जी के बयानों की आलोचना की और कहा कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाएं। सूत्रों ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल ने भी इस तरह की टिप्पणी करने के लिए कुछ TMC नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। असल में राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे हाल ही में वहां हुई घटनाओं के कारण राजभवन जाने से डरती हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल CV आनंद बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया। 2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी और इसके बाद संपर्क करने पर TMC के राज्यसभा सांसद डोला सोरेन ने कहा था कि पार्टी के नेतृत्व से चर्चा किए बिना इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगी। डोला सेन ने कहा कि वास्तव में क्या हुआ ये जानने के लिए मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी। ये काफी संवेदनशील मामला है। वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बोस ने सही फैसला लिया। सिन्हा ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल बोस ने सही फैसला लिया है। उन्होंने ये फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं। वरिष्ठ माकपा नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि बोस और बनर्जी के बीच टकराव से राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा। चक्रवर्ती ने कहा कि ये वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। उनके कृत्य राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल CV आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने 2 मई को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का आवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। उसके साथ फिर यही हुआ तो वो राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई। तब राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महिला के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नैरेटिव से डरने वाली नहीं। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे। मैं भ्रष्टाचार, हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के बाद से ही DK शिव कुमार की नजर CM की कुर्सी पर है, लेकिन दिल्ली में 1 सप्ताह से अधिक चले खींचतान के बाद CM की कुर्सी से सिद्धरमैया ले उड़े और DK शिव कुमार को डिप्टी CM के पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन CM बनने की इच्छा उनकी अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए सिद्धरमैया के साथ टकराव की स्थिति तब से अब तक लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से DK शिव कुमार एक्शन मोड में हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिद्धरमैया भी शिव कुमार के लिए बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। मतलब कि कर्नाटक में DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच कुर्सी की जंग छिड़ गई है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ताजा घटनाक्रम के पीछे बड़ी वजह है वोक्कालिगा समुदाय के विश्व वोक्कालिगा महास्थानम के प्रमुख स्वामी चंद्रशेखर, जिन्होंने सिद्धरमैया को CM की कुर्सी DK शिव कुमार को देने की सलाह दे डाली। उन्होंने यह बयान कैंपा गौड़ा जयंती के समारोह में उस समय दिया जब मंच पर शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों ही मौजूद थे।
दूसरी ओर स्वामी निर्मलानंद ने भी डीके शिवकुमार को सीएम बनने की बात कही। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान मठ की ओर से कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन मिला था और ये भी माना जा रहा है कि ओल्ड मैसूर इलाके में कांग्रेस को वोट देने की अपील का पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। ऐसे में वोक्कालिगा समुदाय के संतों द्वारा डीके शिवकुमार को सीएम बनाए जाने की पैरवी करना सिद्धरमैया के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि समुदाय को कांग्रेस का अहम वर्ग माना जाता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के करीबियों ने डीके शिवकुमार को झटका देने की कोशिश में बड़ा बयान दिया। सिद्धरमैया के समर्थक मंत्रियों के एन राजन्ना, बीजेड, जमीर अहमद खान और सतीश जरकीहोली ने 3 डिप्टी सीएम पद की मांग की। माना जा रहा है कि ये इसलिए किया गया जिसके डीके शिवकुमार की राजनीतिक पावर को कम किया जा सके और वो सिद्धरमैया को चुनौती न दे सकें। शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले साल विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीती थीं। वहीं राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की राजनीति में डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए संकट मोचक साबित हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान का भी समर्थन प्राप्त है, लेकिन सिद्धरमैया अपनी तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा खोले हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन अभी सरकार बने 1 साल भी नहीं हुआ और दोनों दिग्गजों के बीच फिर से अंदर खाने टकराव शुरू हो गया, जो कि पार्टी के लिए एक नया सिरदर्द बन रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत का खुमार समाजवादी पार्टी के सिर से पूरी तरह उतर चुका है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले उपचुनाव से भी दूरी बना ली है। मतलब कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारने जा रही है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। असल में उत्तर प्रदेश में एमएलसी की एक सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। ये सीट समाजवादी पार्टी ही की थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया और ये सीट समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी की सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। इसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव से अलग रहेगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है। उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है। वहीं संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हारी हुई बाजी पर दांव लगाना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले गए। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई है, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद नतीजों का ऐलान। ये सीट विधानसभा कोटे की है। ऐसे विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत तय होगी। जाहिर है बीजेपी के पास ज्यादा विधायक है, ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक का था। झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब 5 महीने बाद हैं। जेल में कुछ समय बिताने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। अब हेमंत सोरेन चुनाव कमान संभालने की तैयारी में हैं। सोरेन जेल से रिहा होते हुए लोकसभा के चुनाव, जिसका फायदा जेएमएम ने खूब उठाया, लेकिन अब जेएमएम हेमंत सोरेन के बाहर आ जाने के बाद सहानुभूति की वो लहर खत्म हो गई है। इसमें संदेह माना जा रहा है कहीं विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन का हाल अरविंद केजरीवाल जैसा ही ना हो जाए, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनके जेल से बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार करने से आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो बुरी तरह हारी ही, साथ ही पंजाब में भी बुरी तरह से पिट गई। माना यह जा रहा है कि 5 साल तक जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, उसका असर विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। हेमंत के गिरफ्तार होने की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ। भाजपा के वोट शेयर में भी जेएमएम और उसके सहयोगी दलों ने बड़ी सेंधमारी की। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को झारखंड में 44.67% वोट मिले। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को 51.6% वोट मिले थे, यानी भाजपा के वोटों में 7% की कमी आई है।
दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में शामिल जेएमएम और उसके सहयोगी कांग्रेस का वोट शेयर 2019 के मुकाबले बढ़ गया। जेएमएम का वोट शेयर इस बार लोकसभा चुनाव में 14.60 और कांग्रेस का 19.19% रहा। साल 2019 में जेएमएम का वोट शेयर 11.7 और कांग्रेस का 15.8% ही था। हेमंत सोरेन की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में पार्टी की गठबंधन की बागडोर थी। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठकों में कल्पना शामिल होती रही। भाजपा सूबे की सभी एसटी सीटों पर हार गई। केंद्रीय मंत्री रहते झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा का गीता और सीता प्रयोग तो एकदम फेल हो गया। जामा से जेएमएम की विधायक रहीं और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को भाजपा ने अपनाया। दुमका से वे अपने सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर उन्हें उम्मीदवार बनाया। वे चुनाव हार गई। सिंहभूमि सीट से कांग्रेस की सिटिंग सांसद गीता कोड़ा को भाजपा ने अपने पाले में किया, लेकिन वे जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी से अपना गढ़ बचा न सकी। हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाने के बाद सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन अब क्या करेंगे? क्या वे इसी कार्यकाल में दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे या फिर बाहर से ही सरकार चलाने में सहयोग करेंगे? जेएमएम के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि हेमंत विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल के बचे 5-4 महीनों में सीएम नहीं बनेंगे, यानी चंपई सोरेन की कुर्सी सलामत रहेगी। हेमंत को आशंका है कि जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। दूसरा कि सरकार ठीक से चल रही है तो कुछ महीनों के लिए चंपई को हटाकर उन्हें और उनके समर्थकों शुभचिंतकों को नाराज करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हेमंत अब अपना समय पार्टी और इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में बिताएंगे।